हमारा जो हायर परचेज सिस्टम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टॉपिक हमने कल से इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी रेगुलर एक कंटिन्यूस सीरीज हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक अलग अलग टॉपिक की डिफरेंट सीरीज हम लाएंगे, जिससे हमारे सारे स्टूडेंट्स का भला हो सके, जो भी बीकॉम वगैरह कर रहे हैं और अभी किसी भी वजह से लॉकडाउन वगैरह में मान लीजिए वो अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, कॉलेज में नहीं हो रही, या फिर मान लीजिए कहीं अपनी पढ़ाई जाकर नहीं कर पा रहे, तो वो अभी इन लेक्चर्स के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में कल मैंने हायर परचेज सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो खरीदने वाले की बुक्स में होता है वो कैसे होगा, ये हमने स्टार्ट किया था। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करा के फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में हमने बताया था हायर परचेज प्राइस होता है, टोटल कैश प्राइस होता है, नेट कैश प्राइस होता है, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट होता है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट होता है, हायर चार्जेस होता है, और खरीदने वाले को हायर बायर या हायरर कहते हैं, बेचने वाले को हायर वेंडर या हायर सेलर कहते हैं, राइट। उससे भी पहले आपको एक बात बताई थी कि हायर परचेज सिस्टम किराए पे सामान खरीदने की पद्धति है, राइट। आप जो भी इंस्टॉलमेंट उसकी दे रहे हो तो वो एक उसका किराया है, वो उसका रेंट है। जब तक आप उसकी इंस्टॉलमेंट चुकाते रहोगे तब तक जो भी इंस्टॉलमेंट आप दोगे वो सारी उसको यूज करने का रेंट मात्र होगी, राइट। और वो आपकी कॉस्ट प्राइस का पार्ट नहीं मानी जाएगी। एक अंडरस्टैंडिंग है इस एक्ट के अंदर, तो इसलिए हम उसको हिंदी में बोलते हैं हायर मतलब किराया, परचेज मतलब खरीदना, सिस्टम माने मेथड या पद्धति, किराए पर सामान को खरीदने की पद्धति। इसको पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है हायर परचेज एग्रीमेंट एक्ट 1972 में, राइट। तो आपको समझना क्या है कि आप कार ले आए खरीद कर, ट्रक ले आए खरीद कर, लेकिन इंस्टॉलमेंट आप जो चुका रहे हो उस वो आपका जो है एक तरीके से यूज करने का चार्ज है, और आप केवल यूजर हो। अगर आप इंस्टॉलमेंट सारी नहीं चुकाओगे तो जो बेचने वाला है उस एसेट को ले जाएगा, राइट। उस एसेट को ले जाएगा, वो आपके पास नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको ओनरशिप केवल तब मिलेगी जब आप सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, तब तक आप ओनर नहीं बनोगे जब तक कोई भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग रह जाती है या कोई भी चार्ज उससे रिलेटेड पेंडिंग रह जाता है, राइट। तो इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कैसे ये चीजें हम किसी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि हायर परचेज प्राइस किसे कहेंगे, टोटल कैश प्राइस किसे कहेंगे, नेट कैश प्राइस किसे कहेंगे, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट किसे कहेंगे वगैरह। तो मान लीजिए एक ट्रक के एग्जांपल से समझ लो, चाहे कार के से समझ लो। 5 लाख रुपए का ट्रक है, मान लीजिए डाउन पेमेंट आप दे रहे हैं 1 लाख रुपीज, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपीज का डाउन पेमेंट है। तो जो कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग रह गया जो आपको रिपे करना है इंस्टॉलमेंट में, वो 4 लाख रुपीज का है। तो 4 लाख रुपीज का पेमेंट आपको करना है। आपने जो फाइनेंसर है, जो हायर सेलर है, राइट, कभी कभी जो बेचने वाला है वही फाइनेंस कर देता है तो उसी को हम हायर सेलर मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरी कंपनी करती है तो हम उसको मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंस कंपनी में कोई भी सिटी फाइनेंशियल बैंक से आपने फाइनेंस कराया, एचडीएफसी बैंक से आपने फाइनेंस कराया, जिससे भी कराया, तो आपका जो एग्रीड इंस्टॉलमेंट हुआ, मान लीजिए 45,000 रुपीज के हिसाब से 10 इंस्टॉलमेंट आप चुकाओगे, 4,50,000 की हो जाएंगी। तो आप कितना ज्यादा दे रहे हो, 50,000। 50,000 को हम इंटरेस्ट मानेंगे या उसको हायर चार्जेस बोल दो। तो ये जो इंटरेस्ट है किसी एक इंस्टॉलमेंट की नहीं है, ये सारी इंस्टॉलमेंट की है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 10 इंस्टॉलमेंट से। तो पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर 10वीं तक जो सारी इंस्टॉलमेंट है उसकी टोटल इंटरेस्ट 50,000 है। पहली इंस्टॉलमेंट की भी इंटरेस्ट है इसमें, और दूसरी की भी, ऐसे करके 10 इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट है। तो ये जो टोटल प्राइस होता है उसको हम टोटल कैश प्राइस कहते हैं। जो डाउन पेमेंट आप देते हो उसको आप इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं, या फिर हम डाउन पेमेंट कहते हैं। और जो उसको लेस करने के बाद आता है उसको हम नेट कैश प्राइस कहते हैं। टोटल हायर परचेज प्राइस वो होता है जो आपको टोटल चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट इंक्लूसिव, सारी टोटल इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है, दैट इज द टोटल हायर परचेज प्राइस। और इन दोनों का डिफरेंस होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए 45,000 की एक इंस्टॉलमेंट है, तो इसके अंदर एज्यूम कर लिया मैंने कि इंटरेस्ट 12,000 रुपए की होगी। तो 50,000 की टोटल इंटरेस्ट है, 50,000 की टोटल इंटरेस्ट है। अगर आप करोगे, ये 50,000 की टोटल इंटरेस्ट है, इसमें से मैंने एज्यूम कर लिया कि आपकी जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट 12,000 रुपए है।
इस तरीके से बची हुई अब 38,000 इसके अंदर इंटरेस्ट रह जाएगी, जो आगे की 9 इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट उस होगी टोटल, राइट। तो अभी मैंने 12,000 एज्यूम कर ली कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट है। तो इसमें से हायर परचेज इंस्टॉलमेंट जो 45,000 है, अगर 12,000 इसमें से लेस कर दोगे आप, तो बचा हुआ जो 33,000 है वो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया, HPI माइनस इंटरेस्ट इज CPI, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू हायर परचेज इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। और अगर आपको ये समझना है कि HPI कैसे आता है, अगर आपके पास में कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट है और इंटरेस्ट है, तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू CPI प्लस इंटरेस्ट। वहां पर भी वो फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं कि CPI कैसे आता है, नेट कैश प्राइस कैसे आता है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कैसे आता है, हायर चार्जेस हम किसे कहते हैं, पार्टीज खरीदने वाला हायर हायरर, हायर बायर, और बेचने वाला हायर वेंडर। ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए इसी सीक्वेंस में आपका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हमें समझना है हायर बायर की बुक्स में, तो पूरा परफेक्ट फोकस स्टार्टिंग में ही अगर आप रखेंगे चीज़ों पे, तो फिर लास्ट तक की चीज़ें सारी इजी हो जाएंगी। बट इन केस आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली या ढंग से नहीं समझते हैं चीज़ों को, तो फिर आगे प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्टिंग है, ये बिल्कुल बेस है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर बायर, खरीदने वाले की बुक्स में, जिसने किराए पे मोटर कार या ट्रक खरीदा है उसकी बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। उसने खरीदी है तो उसकी वो एसेट हो गई, और जो बेच रहा है उसके लिए चाहे कितना भी बड़ा सामान वो बेचे, वो सेल ही होती है, गुड्स ही होता है, राइट। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए जो हायर बायर है उसकी बुक्स में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो दो मेथड हमारे पास होते हैं, एसेट एक्रूअल मेथड होता है, टोटल कैश प्राइस मेथड होता है। एसेट एक्रूअल मेथड शॉर्ट में मैं AAM लिखा है, आगे भी लिखूंगा। TCPM टोटल कैश प्राइस मेथड लिखा है, शॉर्ट में TCPM हम लिखेंगे। तो आगे आप समझिए, ये जो एग्जांपल हमने एज्यूम किया है, इसको हम इसकी जो वैल्यूज है इसको इनकॉर्पोरेट इन एंट्रीज में हम कैसे करते हैं। एसेट एक्रूअल मेथड में हमारा फोकस इस बात पे होता है कि हम ये देखें कि हम पेमेंट कैसे कैसे कर रहे हैं। जैसे जैसे हम पेमेंट करेंगे और जितने जितने कैश प्राइस का हम पेमेंट करते जाएंगे, उतने उतने पार्ट के लिए हम ओनर बनते जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला पेमेंट हमने कितने रुपए का किया, 1,00,000 रुपए का किया, वो डाउन पेमेंट है, तो उसको हम ड्यू करेंगे और पे करेंगे, राइट। तो उतने पार्ट की एसेट के हम ओनर हो गए, एसेट अकाउंट डेबिट। देन आए वो हायर वेंडर को क्रेडिट। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री में उतना अमाउंट आपने डाउन पेमेंट दे दिया वेंडर को, हायर वेंडर टू कैश। अब इसके बाद आगे की बात कि आपने जो है इंस्टॉलमेंट देनी है, भाई डाउन पेमेंट दे दिया, उसके बाद क्या दोगे आप, 45,000 रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट दोगे। पहले साल में तो पहली दोगे ना, तो पहले साल में आप पहली इंस्टॉलमेंट जो दे रहे हो उसमें मैंने अज्यूम किया था कि 12,000 इंटरेस्ट का पार्ट है और कैश का प्राइस 33,000 है। तो एसेट आप उतने वैल्यू का कैश प्राइस के लिए डेबिट करोगे जो इंस्टॉलमेंट के अंदर उसका कैश प्राइस है, उसे डेबिट कर दीजिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और टोटल जो इंस्टॉलमेंट 45,000 की है वो वेंडर को ड्यू कर दीजिए। इज दैट ओके? अब आगे देखिए, 45,000 की जो इंस्टॉलमेंट आपने ड्यू कर दी हायर वेंडर को, उसे आप हायर वेंडर को दे दीजिए। क्लियर? फिर इसके बाद जो टोटल कैश प्राइस आपका 5,00,000 रुपए का था, उसका उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो ईयर के एंड में। एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन 5,00,000 रुपीज का कॉस्ट, उसका कॉस्ट प्राइस है, जिस पर 10% हमारी बन गई 50,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से डेबिट हो गया, एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट हो गया, राइट। एसेट क्रेडिट हो गया, depreciation account debit to asset account 50,000 being depreciation charge। अब ये बात कब हो रही है, साल के एंड में हो रही है। तो साल के एंड में आपको करना क्या है कि आपने एक तो इंटरेस्ट 12,000 की आपकी जो है इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने दी है, और एक डेप्रिसिएशन साल के एंड में आपने लगाई है। तो इन दोनों चीजों का जो टोटल होता है 12,000 एंड 50,000, इन टोटल इज 62,000 शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लास्ट एंट्री हमारी रहेगी। अच्छा, ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये 1 साल का है, राइट। तो अगले साल फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10 इंस्टॉलमेंट में टोटल उसका प्राइस रिपे करना है, राइट। तो ये तो पहले साल की बात हो गई। अब अगले साल फिर दोबारा आप दूसरी इंस्टॉलमेंट दोगे, तीसरे साल फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट दोगे, तो आप इन सब चीज़ों को ड्यू करोगे। तो फर्स्ट ईयर में आपने डाउन पेमेंट दिया, क्या सेकेंड ईयर में डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? तो वो हमें नहीं देना है।
तो ये एंट्री डाउन पेमेंट की ड्यू करने की और पे करने की नेक्स्ट ईयर नहीं होगी, इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू किया जाएगा और पे किया जाएगा, डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया जाएगा। तो एंट्री नंबर आपकी 3, 4, 5 और 6 हमारी जो है रिपीट होंगी, ठीक है, बायर की बुक्स में। अब हम आगे की बात करते हैं टोटल कैश प्राइस मेथड। बहुत ढंग से समझिएगा, टोटल कैश प्राइस मेथड का मतलब बच्चे समझ लेते हैं कि साहब टोटल कैश प्राइस हम पे कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है साहब। टोटल कैश प्राइस मेथड का मतलब होता है, यहाँ पर हम क्रेडिट सेल मेथड भी इसको लिख सकते हैं। टोटल कैश प्राइस मेथड का मतलब होता है कि जो टोटल कैश प्राइस है हम स्टार्टिंग में ही ड्यू कर रहे हैं, कि टोटल कैश प्राइस 5 लाख रुपए का जो ट्रक का है वो हम स्टार्टिंग में ही ड्यू कर रहे हैं कि वो हमें चुकाना है। किसको चुकाना है? वेंडर को चुकाना है। तो हमने पहली एंट्री पूरे टोटल जो कैश प्राइस है उस ट्रक का या कार का या एसेट का, उसको हम ड्यू कर देंगे कि इतने वैल्यू की हमारे पास एसेट आ गई और इतना पैसा हमको वेंडर को चुकाना है, टू हायर वेंडर करके हमने लिख दिया। क्लियर? इसके बाद जो दूसरी एंट्री आप करोगे वो डाउन पेमेंट जो आप दे रहे हो उसी की करोगे, राइट? डाउन पेमेंट कितना दे रहे हो आप? 1 लाख रुपए, हायर वेंडर टू कैश, मतलब 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आपने दे दिए, ठीक है? एसेट आपके पास 5 लाख की आ गई स्टार्टिंग में से ही, लेकिन आप इसको अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट देते जाओगे वैसे वैसे इस पैसे को चुकाओगे। तो आपने डाउन पेमेंट दे दिया हायर वेंडर टू कैश, फिर इसके बाद अब आप इंस्टॉलमेंट देनी है आपको, तो इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आपको ड्यू नहीं करना पड़ेगा। रीजन भी क्योंकि वेरी फर्स्ट एंट्री में आप पूरा का पूरा कैश प्राइस डेबिट कर चुके हो एसेट के नाम पर, तो आपको हर एंट्री में अब एसेट का अमाउंट डेबिट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने पूरा अमाउंट डेबिट नहीं किया था, यहाँ पर आपने केवल उतना उतना ड्यू किया है जितना जितना पे किया है, और जब जब पे किया है तब तब ड्यू किया है। क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री में आपने 1 लाख रुपया ड्यू किया, 1 लाख रुपया पे किया, थर्ड एंट्री में आपने इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कैश प्राइस था वो डेबिट किया, वो पे किया। तो यहाँ पर तो आप पूरा 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में डेबिट कर चुके हो ना, तो आपको आगे केवल क्या ड्यू करना रह जाएगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो उसके अंदर है 12,000 का, उसको आप ड्यू कर लीजिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। फिर उसके बाद उस इंस्टॉलमेंट को टोटल जो 45,000 की है सेम इट इज हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, 45,000 की इंस्टॉलमेंट आप दे दीजिए। फिर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री कर लीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 50,000, दैट विल रिमेन द सेम। फिर इसके बाद जो P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी that will remain the same as it was in the case of asset accrual method. Clear? अब इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क चालू होता है वो है आपका जो है हम अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो टास्क चालू होता है वो है कि हम इसके अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, तो उस चीज को आपको ढंग से समझना पड़ेगा, राइट? तो बात आती है साहब हायर बायर की बुक्स में अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एसेट एक्रूअल मेथड से जर्नल एंट्री ऐसे हो गया और टोटल कैश प्राइस मेथड से जर्नल एंट्री ऐसे हो गया, तो हम अकाउंट्स हमें कौन कौन से बनाने पड़ेंगे, राइट? नेसेसरी अकाउंट्स एसेट एक्रूअल मेथड में बायर की बुक्स में, नेसेसरी अकाउंट टोटल कैश प्राइस मेथड में बायर की बुक्स में, हम कैसे बनाएंगे, कैसे उसको करेंगे। तो मैं इस चीज को आपको देखिए जो मैंने ये जर्नल एंट्रीज लिखी है ना उसी से करके दिखाता हूँ। और वैसे जर्नल एंट्री से अकाउंट बनाने के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को बिलीव नहीं करवाता हूँ कि साहब इस पे आप बेस्ड नहीं रहिए, लेकिन बच्चों के माइंड में एक बात रहती है कि जब तक जर्नल एंट्री नहीं करेंगे तो हम अकाउंट कैसे करेंगे। भाई जो ये तरीका आपका रहा है पढ़ने का वो छोटी क्लासेस में था कि जर्नल एंट्री करोगे तब अकाउंट करोगे, लेकिन हायर क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। आगे क्लासेस में बढ़ते जाओगे तो तरीका आपका एडवांस होना चाहिए, राइट? तो हम जर्नल एंट्री पे बेस्ड नहीं रहेंगे, जर्नल एंट्री वगैरह आपके टिप्स पे आपके दिमाग पे रहनी चाहिए, आपके माइंड में आनी चाहिए और उससे सीधे पोस्टिंग होनी चाहिए, राइट? और जरूरी नहीं है कि जर्नल एंट्री आपको माइंड में रिवाइज भी करनी पड़े जब आपको सीधे अकाउंट बनाना है, राइट? सीधे अकाउंट में भी वैल्यूज को पुट करना आपको आना चाहिए, सीधे डायरेक्ट बैलेंस शीट भी बनानी आपको आना चाहिए। मतलब वो तो एक प्रोसेस है कि हाँ सब जर्नल एंट्री होती है, उसके बाद अकाउंट्स होता है, फिर आपके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट वगैरह। लेकिन वो पुरानी वो मेथड मतलब बेस सिखाने के लिए होता है, लेकिन हर बार वो बेस रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसी हम जब आगे आ जाते हैं तो फिर हमारे को, अब जैसे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं इस जर्नल एंट्री के बेसिस पे आपको अकाउंट बता दूंगा,
कि साहब कैसे फीड हो रही है ये पोस्टिंग। लेकिन जब सवाल हम करेंगे और उसमें केवल अकाउंट पूछा होगा तो हम हर सवाल में जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमको। फिर हमें मालूम पड़ जाएगा कि साहब ये वाला अकाउंट है, इसमें इस तरीके से हम लोग पोस्ट करते हैं चीज़ों को, राइट। तो स्टार्टिंग में लेकिन सीख लो, सीखना जरूरी है कि साहब एंट्री पे बेस्ड कैसे पोस्टिंग हो रही है किसी अकाउंट में, राइट। लेकिन उस पर हम लोग डिपेंड हो जाएं कि साहब ऐसी होती है कहानी, तो वो गलत है। श्री कृष्ण। आप हेडिंग दे सकते हैं नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर बायर। तो हम दो मेथड में जब जर्नल एंट्री सीखते हैं ना, तो दो ही मेथड में हम लोग नेसेसरी अकाउंट भी सीखते हैं, एसेट एक्रूअल मेथड। तो सबसे पहला अकाउंट हमारा कौन सा बनना चाहिए? एसेट का अकाउंट बनना चाहिए। एसेट का अकाउंट अगर हमें बनाना है एसेट एक्रूअल मेथड में, तो साहब फर्स्ट एंट्री जो है एसेट डेबिट हुआ है 1 लाख रुपीज से, हायर वेंडर क्रेडिट हुआ है 1 लाख रुपीज से, तो टू हायर वेंडर लिख दीजिए 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री में एसेट है नहीं, थर्ड एंट्री में एसेट है जो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। उसमें उस इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना है? 33,000 जो एसेट में डेबिट किया हमने। तो जिस जिस एंट्री में एसेट होगी दैट शैल बी पोस्टेड इनटू दिस। एंड थर्ड एंट्री में है एसेट डेबिट हुआ, इंटरेस्ट डेबिट हुआ टू हायर वेंडर, तो इसको आप टू हायर वेंडर लिख दीजिए। कितने रुपए से लिखेंगे? जितना भी उसका इंस्टॉलमेंट के अंदर का कैश प्राइस है, 33,000 का है। अब इसके बाद देखिए जो वेरी नेक्स्ट एंट्री है उसके अंदर आपका जो है एसेट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एंट्री में है डेप्रिसिएशन टू एसेट। अगर हमें एसेट अकाउंट बनाना है तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बाय में जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका अमाउंट 50,000 हो जाएगा। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 133,000 इज द टोटल। 133 में से आपका जो है 50,000 लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन का, तो कितना रह जाएगा? 33 ये रह गया, 50 वो रह गया, 83,000 रह जाएगा। जिसको आप वेरी नेक्स्ट ईयर, ये ईयर 1 है, ये फर्स्ट ईयर का है, और फिर इसके बाद आप सेकंड ईयर में आएंगे। एंट्री हमने कितनी करी है? केवल फर्स्ट ईयर की। अकाउंट में आपको नेक्स्ट ईयर का भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में आप इस अमाउंट को ब्रॉट डाउन करके लेके आओगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 83,000। और फिर उसके बाद में जो सेकंड ईयर में आप जो इंस्टॉलमेंट चुकाओगे हायर वेंडर को, उसका कैश प्राइस आप यहाँ पे लिखोगे, राइट। कैश प्राइस दूसरी इंस्टॉलमेंट का आप यहाँ पे लिखोगे, और फिर उसके बाद सेकंड ईयर में आप फिर डेप लगाओगे एंड में। अब जो डेप्रिसिएशन है उसके भी दो मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, राइट। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल डेप्रिसिएशन 50,000 रहने वाली है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो फर्स्ट ईयर में तो साहब 5 लाख का 10% 50,000 हो गया। सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में वो बैलेंस हो जाता है 4,50,000, उस पर लग जाएगी सेकंड ईयर के एंड में 45,000, फिर इस तरीके से लगेगा। तो जैसा सवाल में दिया हो वैसा रहेगा, राइट। तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ अमाउंट को, लेकिन स्केच करके बता रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें होनी है। तो ये एसेट का अकाउंट हो गया। इसके बाद हमारा बनना है, इसी तरीके से थर्ड ईयर में भी बन जाएगा, आगे भी बन जाएगा जब तक चुकाना है। जैसे इसमें 10 इंस्टॉलमेंट है तो 10 साल के लिए बनेगा, ये एक फॉर्मेट है कि ऐसे बनेगा, राइट। आगे हम बात करते हैं एसेट अकाउंट के बाद हायर वेंडर के अकाउंट की। हायर वेंडर का अकाउंट मुझे लिखना था अकाउंट ऑफ हायर वेंडर। अब देखिए हायर वेंडर के अकाउंट में, मतलब जैसे एसेट एक्रूअल मेथड में हायर वेंडर का अकाउंट हम बनाएंगे, तो चलो पहले एंट्री से ही सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक दूसरा लॉजिक और है। हायर वेंडर 2 में है तो बाय एसेट लिख देंगे हम, कितने रुपए से? 1 लाख रुपीज से, क्लियर। फिर
फिर उसके बाद हायर वेंडर टू कैश, डाउन पेमेंट ड्यू कर लिया आपने और टू कैश करके पे कर दिया। आजकल तो सारे पेमेंट चेक वगैरह से होते हैं, तो कैश इज नॉट अ पॉपुलर टर्म, आप यहाँ पे उसको बैंक समझ सकते हो, राइट, क्योंकि आगे की एंट्रीज में मैंने बैंक ही लिखा हुआ है। एक बार जो लिखो वही लिखना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो टू बैंक अकाउंट करके आपने जो है डाउन पेमेंट पे कर दिया हायर वेंडर को। फिर इसके बाद में देखते हैं हायर वेंडर कहाँ पर है, थर्ड एंट्री में है, हम उसको इंस्टॉलमेंट ड्यू कर रहे हैं। तो बाय एसेट अकाउंट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है 33,000 और बाय इंटरेस्ट अकाउंट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आपका जो है इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट हमने ड्यू कर दिया किसको, वेंडर को। और ये टोटल अमाउंट हम फर्स्ट ईयर के एंड में उसको देंगे इन एज अ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, एज अ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इस अकाउंट की एक अच्छी बात ये है कि साहब जितना हम ड्यू करते हैं उतना हम पे करते हैं, बैलेंस बचता नहीं है, क्योंकि एसेट एक्रूअल मेथड का मतलब ही यही है कि हम जितना ड्यू कर रहे हैं उतना पे कर रहे हैं। तो हमारा ड्यू कितना हुआ, 1,00,000 रुपया पे किया, ड्यू कितना हुआ 45,000 पे किया, बैलेंस बचेगा नहीं। एसेट एक्रूअल मेथड का फीचर है ये, हम जितना पे करना है उतना ही ड्यू करते हैं, राइट, जैसे जैसे पे करते हैं वैसे वैसे ओनर बनते हैं। तो नेक्स्ट ईयर भी यही होने वाला है, बाय एसेट बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बैलेंस नहीं बचता इस अकाउंट का। क्लियर, श्री कृष्ण। तो मैं लिख देता हूं, चलिए, बाय एसेट अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट सेकेंड ईयर के लिए और टू बैंक अकाउंट। ये पहले साल की हायर परचेज इंस्टॉलमेंट थी, ये दूसरे साल की, राइट, इस तरीके से। चलिए अब बात करते हैं हमारे जो है तीसरे अकाउंट की। एसेट अकाउंट हो गया, हायर वेंडर का अकाउंट हो गया, कैश का बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। नेसेसरी अकाउंट की बात हो रही है, इंटरेस्ट बना सकते हो आप, डेप्रिसिएशन बना सकते हो, फिर P&L में कैसे दिखाना है ये बता सकते हो। तो इंटरेस्ट अकाउंट की हम बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट की कहानी आपकी थर्ड एंट्री में आई, तो इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, तो टू हायर वेंडर कर दीजिए उसको फॉर ₹12,000। और जो ये इंटरेस्ट है कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, लास्ट एंट्री से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। क्लियर, इसके बाद हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हैं, टू एसेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू एसेट में कितने लिखने हैं हमने, फर्स्ट ईयर में 50,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में भी 50,000। क्लियर। अच्छा, एक चीज कि साहब इंटरेस्ट का अकाउंट हर साल ऐसे ही बनेगा, टू हायर वेंडर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन का अकाउंट हर साल ऐसे ही बनेगा, टू एसेट बाय P&L, हर साल के लिए शो होगा, हर साल इस तरीके से दिखाएंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे फिर बढ़ाएंगे। अच्छा, अब क्या बात है साहब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दो चीजें दिखानी है बस हमको। अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो उसमें तो केवल दो चीजें दिखाना है, एक तो इंटरेस्ट और एक डेप्रिसिएशन, बस ये दो चीजें हम दिखाएंगे, बस यहाँ पर शो करने वाली बात है और कुछ नहीं है। क्लियर, आगे की बात करते हैं साहब। तो बेसिक चीज क्या रही, एसेट अकाउंट, अकाउंट ऑफ हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और P&L अकाउंट, ये अकाउंट हमने बनाए। अब देखते हैं ये टोटल कैश प्राइस मेथड से कितने डिफरेंट है। अब देखते हैं ये टोटल कैश प्राइस मेथड से कितने डिफरेंट है। तो
टोटल कैश प्राइस मेथड या क्रेडिट परचेज मेथड, मैं स्टार्टिंग से इसको टोटल कैश प्राइस मेथड बोलता हूँ, मुझे बस उससे फैमिलियरिटी है और कुछ नहीं है, बाकी बुक में जो लिखा हुआ आप कंसीडर कर लेना। तो एसेट अकाउंट, इसमें हमें टोटल कैश प्राइस ड्यू करना है टू हायर वेंडर फॉर ₹5 लाख, स्टार्टिंग में ही ड्यू हो जाता है। अब फर्स्ट ईयर के एंड में जो डेप आप लगाएंगे, कॉलम बनेंगे वो डेट वगैरह के आपको लिखनी पड़ेगी। ये तो साल के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ये साल के एंड में लगेगी डेप्रिसिएशन। अकाउंट क्लोज 31 मार्च को होता है, तो 31 मार्च को लगा देना डेप्रिसिएशन। तो 50,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन लग गई, बैलेंस रह गया 4,50,000। इसको सेकंड ईयर में आपने ब्रॉट डाउन किया स्टार्टिंग में 4,50,000, और बाय डेप्रिसिएशन आपने लगाई 45,000 अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो। और अगर आपका जो है स्ट्रेट लाइन मेथड है, राइट, तो हर साल सेम रहने वाली है, मैंने डिमिनिशिंग के हिसाब से लिख दिया उसको। फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन आप लिख दीजिएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन दैट शैल बी 4,05,000, राइट। ये हमारा एसेट अकाउंट रहेगा। अब अकाउंट ऑफ हायर वेंडर देख लीजिए, अकाउंट ऑफ हायर वेंडर, अकाउंट ऑफ हायर वेंडर में कैसे होता है भाई, टोटल अमाउंट ड्यू कर दिया आपने फर्स्ट एंट्री में ही, तो बाय एसेट, एसेट आ गई आपके पास कितने रुपए की, 5 लाख रुपीस की, क्लियर, ओके। अब आगे देखिए, अब आप जैसे जैसे पे करते जाएंगे ये टोटल जो आउटस्टैंडिंग है कम होती जाएगी। तो सबसे पहला पेमेंट आपने किस चीज का किया, इनिशियल डिपॉजिट का, दैट इज 1 लाख रुपीस। और फिर इसके बाद आपने इंटरेस्ट ड्यू की। अब केवल इंटरेस्ट आपको ड्यू करनी पड़ती है ना, क्योंकि पूरा कैश प्राइस तो स्टार्टिंग में ही आप ड्यू कर चुके होते हो। तो जैसे इंस्टॉलमेंट देने की बारी आएगी तो आपको केवल क्या ड्यू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, राइट, फॉर ₹12,000 मैंने एज्यूम जो किया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। फिर इसके बाद मैं पे कर दूंगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, जो कितनी हमने एज्यूम की हुई थी 45,000 थी, राइट। अभी बैलेंस कितना रह गया हमारा, 5,12,000 हो गया क्रेडिट का, डेबिट का 1,45,000 है, इसको आप लेस कर दीजिए, राइट। तो 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख में से 45,000 लेस कर दो, 4 लाख में से 45,000, 3,55,000, 3,67,000 हो जाएगा। ये बैलेंस रह गया आपका। नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आप इसको ब्रॉट डाउन कर लीजिएगा 3,67,000 को, और सेकंड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट हो, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सेकंड की, उसको आप ड्यू कर लेना, और फिर उसके बाद आप उस इंस्टॉलमेंट को पे कर देना, फिर बैलेंस निकाल लेना। इस तरीके से कहानी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए बढ़ती जाएगी। अब बात क्या है समझने लायक, 3,62,000 हो रहा है क्या, 155, ठीक है, 367,000, ओके ओके। अब आगे देखिए, इन दिस इंटरेस्ट का अकाउंट है, दैट विल रिमेन सेम, डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, दैट विल रिमेन सेम एज द फॉर्मेट इज हियर इन दिस एसेट एक्रूअल मेथड। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, दैट विल रिमेन सेम, राइट। अगर मैं थोड़ा सा इसका ट्रिक बताऊं समझने का और इजी करके, तो ये रहेगा साहब, एसेट एक्रूअल मेथड में हमारा जो एसेट का अकाउंट है उसमें उतना कैश प्राइस लिखेंगे जितना जितना हम पे करते जा रहे हैं। हमने डाउन पेमेंट दिया, हमने डाउन पेमेंट लिखा, हमने कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट चुकाई, उसमें इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस लिखा, डेप लगाई, बैलेंस निकाला, ब्रॉट डाउन। अगले साल हम फिर कैश प्राइस उस इंस्टॉलमेंट का लिखेंगे, फिर डेप लगाएंगे, बैलेंस निकालेंगे। हायर वेंडर अकाउंट का बैलेंस नहीं बचता है एसेट एक्रूअल मेथड में, जितना ड्यू करते हैं उतना पे करते हैं। कैश प्राइस ड्यू किया, पे किया, इंस्टॉलमेंट ड्यू किया, पे किया, बैलेंस नहीं बचा, अगले साल भी यही करना है, राइट। लेकिन यहाँ आपका जो हायर वेंडर का अकाउंट है, इसमें स्टार्टिंग में ही ड्यू कर लिया ना आपने सारा,
फिर केवल इंटरेस्ट दिखा रहे हो इंस्टॉलमेंट की, डाउन पेमेंट पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे कर दो, बैलेंस तो बचना है ना, स्टार्टिंग में ही आपने ड्यू कर दिया उसको। फिर नेक्स्ट ईयर फिर जो इंटरेस्ट दोगे आप सेकंड इंस्टॉलमेंट की उसको ड्यू करोगे और इंस्टॉलमेंट दोगे, फिर बैलेंस बचेगा। तो दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस इन द फॉर्मेट ऑफ हायर वेंडर अकाउंट एंड द एसेट अकाउंट in case of asset accrual method and total cash price method is given to us, right? इंटरेस्ट अकाउंट तो आपका जो है जितनी इंटरेस्ट आपने हायर वेंडर को दी उतनी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो। डेप्रिसिएशन जितना आपने एसेट पे चार्ज किया उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन शो कर दो। क्लियर? आई होप दिस विल हेल्प, राइट? तो अभी तक जो मैंने सिखाया है वो आपका कंप्लीट 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया इन केस थ्योरी आती है तो। उसमें आपको हायर परचेज सिस्टम एक्सप्लेन करना है, उसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करनी है, उसके एडवांटेज लिखने हैं, उसकी पार्टीज बतानी है। फिर उसके बाद में आपको जो है जर्नल एंट्रीज जो होती हैं हायर बायर की बुक्स में एसेट एक्रूअल मेथड से टोटल कैश प्राइस मेथड से वो बतानी है। फिर अकाउंटिंग फॉर्मेट पूरे बताने हैं। और इतना पूछा है, इतना आपने बता दिया तो 20 में से 20 नंबर आपके पक्के, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, राइट? द प्रेजेंटेशन मैटर्स। अब बच्चे कहते हैं साहब थ्योरी है, उसमें क्या है? अकाउंट्स में थ्योरी भी न्यूमेरिकल ही होती है। अकाउंट्स में अकाउंट की थ्योरी भी न्यूमेरिकल का ही रोल प्ले करती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर थ्योरी को भी हम न्यूमेरिकल के तरीके से प्रेजेंट कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें उसके अंदर लिखेंगे, राइट? और जैसे मैंने बोला अभी सीक्वेंस में, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ न्यूमेरिकल। थ्योरी भी थ्योरी ना होकर न्यूमेरिकल ही होती है अकाउंट्स में या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, राइट? अब जो सीए वाले बच्चे हैं, ये जो इस टाइप के कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बच्चे हैं, वो जानते होंगे कि साहब उनको पढ़ाया जाता है साहब 50 पेज का एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है पूरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, प्रोविजंस का, और न्यूमेरिकल उसके बाद में लास्ट में 2 दे दिए होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो थ्योरी पढ़ रहे हैं, दैट इज अ न्यूमेरिकल, राइट? तो बिल्कुल डीप स्टडी होती है उस चीज में। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सब आप नोट करिएगा। इसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के मेथड्स सीखेंगे कि साहब इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, तब आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का पार्ट अलग कैसे करेंगे, और जो कैश प्राइस का पार्ट है उसको अलग कैसे करेंगे, और जो आपकी जो है आगे की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, टेबल हम बनाते हैं या फिर न्यूमेरिकल हम करते हैं, कैश प्राइस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना रिवाइज करिए। गेट बैक टू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।